हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं और ये टॉपिक जो है बड़ा इमोशनल होने वाला है। इमोशनल इन ए सेंस क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, जिस पे मैं आपके साथ में बात करना पसंद करूंगा और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये हमारे बच्चों से रिलेटेड है। और कई बार जब आप अपने बच्चों के स्कूल गए होंगे तो आपने भी वहाँ पर कई ऐसे केसेस देखे होंगे या ऐसे बच्चों के बारे में टीचरों को बोलते हुए या डिस्कस करते हुए सुना होगा। उम्मीद है ना केवल सिर्फ स्कूल बल्कि आपके अपने सोसाइटी के अंदर भी आपने कई ऐसे बच्चों के बारे में डिस्कशन सुना होगा कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या किसी एक स्पेसिफिक विषय में उनको दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हमारे इर्द गिर्द नहीं है, ये टॉपिक हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी तरीके से समाज में है, पर होता क्या है कि हम इन पे ज़्यादा गौर नहीं करते और ये समझकर इस टॉपिक को हम साइडलाइन कर देते हैं कि उम्र के साथ साथ बच्चे इम्प्रूव कर लेंगे और ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन या फोकस वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो एक टॉपिक है जिस पे मैं आज आपके साथ में बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक बड़ा सीरियस इशू है जो हमारे समाज में बच्चों पे खासकर एक बहुत बुरा असर डालता है, जो कि इनके एडल्टहुड तक इनकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में, जिसको कॉमन लैंग्वेज में एसएलडी बोलते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें इस एसएलडी के अंदर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, छोटे छोटे कई सबसेट हैं जो अलग अलग विषयों पे हमारे बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मैं आपका दोस्त राकेश पोखरियाल आपके साथ मेंटल हेल्थ मेड सिंपल की इस सीरीज़ में एक और विषय लेके आपके साथ आया हूँ। अभी जो मेरा स्पेसिफिक फोकस है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पे। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये कहें कि ये डिसऑर्डर जो है बच्चे में कई बार बर्थ के साथ ही उसके पर्सनैलिटी में आ जाता है। और ये कोई एक ऐसा विषय भी नहीं है कि इसमें हमको डरना चाहिए, कोई स्टिग्मा है। ये गॉड गिफ्ट है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको इनके सिम्टम को मैनेज करना है और मैनेज ये करना है कि हमारे बच्चे इनसे कम से कम प्रभावित हों और अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में एक्सेल करें जिसमें भी वो खूबियाँ रखते हैं। तो अगर जैसे इसके नाम के बारे में बात करें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो एक स्पेसिफिक नेचर का है। ये इसको हम एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते। अगर एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर किसी बच्चे में है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लाइफ के सारे एस्पेक्ट या सारे लर्निंग फैकल्टीज़ जो हैं उससे प्रभावित हों, कोई एक हो सकती है। एसएलडी जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल में ही डायग्नोस बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है अगर स्कूल के पास ऐसा कुछ संसाधन है या कोई ऐसी ट्रेंड फैकल्टी उन्होंने रखी है जो इसको स्क्रीनिंग करके नॉर्मल बच्चों से वो बच्चे अलग करे जिसमें इस तरह के डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के लक्षण उनको देखने को मिलते हैं। अगर हम इंटरनेशनल एस्टिमेट की बात करें तो करीब 5 से 15% बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 80% इनमें से लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इम्पेयरमेंट ज़्यादातर कहाँ होती है? रीडिंग में, उनको पढ़ने में। तो एक से ज़्यादा फैकल्टी इससे प्रभावित हो सकती है, बट जनरली ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे में एसएलडी किसी एक स्पेसिफिक विषय में है तो वो दूसरे विषय में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसे कई लाइव एग्जाम्पल हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। और ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, ये उस बच्चे के ब्रेन में किस तरह से काम करते हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें जो सुलझी हुई नहीं हैं। इनके कारण कई हो सकते हैं। ये बर्थ के टाइम अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती या किसी वजह से ब्रेन में कोई चोट के या किसी
बहुत ज़्यादा धक्के के बर्थ के दौरान अगर कोई एक्सपीरियंस हैं, अर्ली चाइल्डहुड में ये जो अकरेंस हैं बर्थ के टाइम की, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैटरनल इलनेस भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो इस तरह की कंडीशन बाद में बच्चे के लिए क्रिएट करे। मैटरनल कंडीशन प्रेगनेंसी के दौरान बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो अगर बर्थ के टाइम पे प्रॉपर नहीं है तो वो भी एक कारण बन सकता है किसी न किसी एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के लिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि जीन्स भी जो फैमिली में ट्रैवल करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ हो जहां पर उसको कोई ऐसी चोट लगी हो जो चोट उसके मस्तिष्क या ब्रेन से रिलेटेड हो, या कई बार ऐसा भी देखा गया है स्टडीज़ में कि मेनिंजाइटिस भी एक कारण बना है कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के लिए। अगर हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अलग अलग जो सबसेट्स हैं उसकी बात करें तो थोड़ा टेक्निकल आपको लगेगा इसका नाम, पर अगर आप इसको गूगल में भी सर्च करेंगे या हो सकता है आप में से कई लोग इसको जानते भी हों। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये जो है लर्निंग डिसऑर्डर है रीडिंग के लिए, डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को पढ़ने में। जैसा आप और हम किसी किताब में या किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं और उसको हम धारा प्रवाह एक स्ट्रीमलाइन होकर पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक उसके विपरीत जो बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है वो उसको उस तरीके से उस स्मूथ वे में नहीं पढ़ पाता। उसको लगता है कि अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, आई एम गोइंग अगर लिखा है तो वो आपके और मेरे जो साधारण बच्चे या पुरुष हैं उनके लिए आई एम गोइंग ही दिखेगा। पर अगर डिसलेक्सिया से प्रभावित अगर कोई बच्चा उसको देखता है तो उसको वो वर्ड उस फॉर्म में नहीं दिखेंगे जिस फॉर्म में आप और हम या उस अवस्था के बच्चे दूसरे उसको देखते हैं। उसको वो कुछ अलग अलग लगेंगे और यही कारण है कि उसको वो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। जब पढ़ने में दिक्कत आएगी तो उसको वो समझने में भी दिक्कत आती है। तो ये डिसलेक्सिया जो है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग से रिलेटेड है। उसको कोई भी एक साधारण से साधारण सेंटेंस वाक्य पढ़ने में दिक्कत आएगी क्योंकि जैसा उसमें लिखा है वैसा उसको वो महसूस नहीं होता है। दूसरा जो इसका टाइप है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया ये रिटन एक्सप्रेशन में बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करता है कि जैसे आप और हम किसी भी सेंटेंस को लिखना चाहें तो हम उसको उस लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से लिखकर समझ लेते हैं, पर जो बच्चा इस डिस्ग्राफिया से प्रभावित होता है या जिसमें ये डिस्ग्राफिया वाला लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसकी अगर आप हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उस एज ग्रुप की जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए या जो लिखा हुआ होना चाहिए, जो टेक्स्ट वो लिख रहा है वो वैसा नहीं है जैसा एक उस एज ब्रैकेट के बच्चे लिख पाते हैं। उसमें आपको लिखा हुआ कहीं पर बड़ा अक्षर होगा, कहीं छोटा अक्षर होगा, कहीं वो दो अक्षर मिलके एक साथ में लिख रहा होगा, कहीं पर कैपिटल, हर एक वर्ड कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। और जब आप उसके लिखे हुए को, क्योंकि बच्चा तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लिख रहा है, पर जब आप उस लिखे हुए को पढ़ेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इसने असल में क्या लिखा है। और जब आपको ये बोध होगा, जब आपको ये ज्ञान होगा, आपकी नॉलेज में होगा कि ये बच्चा जो है वो डिस्ग्राफिया से प्रभावित है, तो फिर आपको ध्यान लगाकर उसके लिखे हुए को बाफेकेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसने लिखा तो है सेंसिबल, पर वो सेंसिबल वे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा राइटिंग में, क्योंकि वर्ड्स जम्बल्ड हैं, वर्ड्स एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हैं। स्मॉल कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको खुद को उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये डिस्ग्राफिया है जिसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है।
एक इसका एक अलग दूसरा डिसेबिलिटी है जिसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। डिसकैल्कुलिया का मतलब है कि इस कंडीशन से जो बच्चे प्रभावित होते हैं या जिस बच्चे में इस डिसकैल्कुलिया वाले लक्षण हैं, उसको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि उसको जो उसका मैथमेटिक्स वाला एरिया है, फैकल्टी है, वो बहुत प्रभावित होती है। सिंपल से सिंपल 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 और 2 4, इस तरह की जो कैलकुलेशन है उसको समझने में और करने में उसका माइंड बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो जो बच्चे डिसकैल्कुलिया नाम की कंडीशन से प्रभावित होते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, उनको मैथ्स एक चैलेंज के रूप में लगता है और उनको लगता है कि किसी तरीके से इस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को वो अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ उनका दिमाग इन अल्फ़ाबेट्स, इन अक्षरों को या इन डिजिट्स को देखते ही बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर जो है वो दिमाग में क्रिएट करता है और उसको लगता है कि दिस इज़ अ हरकुलियन टास्क, आई कांट डू इट, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। अब मैं जो अगली कंडीशन के बारे में आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ ऑडिटरी फंक्शन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मतलब कान, जो हम सुन रहे हैं, जो अभी आप मेरा कहा हुआ वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप एग्जैक्टली वही सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। पर इस कंडीशन से ग्रसित या ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिस बच्चे में होता है, उसको वो वैसा नहीं समझ में और सुनने में आता जैसा एक नॉर्मली उसको रिसीव होना चाहिए। जो उसके कान के रिसेप्टर्स हैं वो उसको वैसा रिसीव नहीं करते जैसा एक नॉर्मल कम्युनिकेशन को रिसीव किया जाता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो हेयरिंग सिस्टम में इस तरह का डिसरप्शन कर देता है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या कहा जा रहा है। और जब ये वो समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या कहा जा रहा है, तो जो कम्युनिकेशन उसके लिए हो रही है वो उसको सुन के बड़ा कंफ्यूजिंग नेचर में आता है कि अब ये जो मेरे साथ कम्युनिकेशन हो रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरे को क्या कहा जा रहा है ये मेरे समझ से बाहर है। तो ये जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो ब्रेन की है वो बहुत अफेक्ट करती है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक अलग तरीके का स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें जब आप बोलते हैं तो जो ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है रिटन लैंग्वेज को, उसको वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता आगे। आपने उसको कुछ दिया कि आप इसको बोलिए, तो पढ़ तो वो रहा है पर पढ़ने के बाद में वो उसको उस तरीके से नहीं समझा पाता या कम्युनिकेशन वैसे नहीं कर पाता कि जो लिखा हुआ है वही वो आगे डिलीवर कर रहा है। शब्दों के मतलब और सेंटेंस के मतलब या क्या उसने नरेट करना है वो उसके लिए एक बहुत चैलेंज हो जाता है, जिसको कि वो आगे किसी और को समझा नहीं पाता। तो उसको वर्ड्स के एप्रीहेंशन, वर्ड की कॉम्प्रिहेंशन में एप्रीहेंशन होगा, उसको सेंटेंस कैसे डिलीवर करना है उसमें बड़ा एप्रीहेंशन होगा, और वो क्या बोलना चाहता है उसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के कारण ये आगे डिलीवर करने में बहुत कठिनाई होती है। अब ये जो हमने अभी तक बात की उसमें कुछ चीज़ें वर्बल थी, कुछ सुनने में दिक्कत थी, कुछ कहने में दिक्कत थी। इसके अलावा एक नॉन वर्बल लर्निंग भी होती है जो आप और हम बिना कुछ कहे शेप्स के माध्यम से या संकेतिक माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जिसमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी नॉन वर्बल नेचर की हो, उनको फिगर्स, शेप्स और इस तरह के इलस्ट्रेशन को समझने में और उसको आगे समझाने में बहुत दिक्कत होती है। आपने उनको ट्रायंगुलर शेप दिया, रेक्टेंगुलर शेप दिया, स्क्वायर शेप दिया, सर्कुलर शेप दिया, तो उसको वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि इनके साथ
इन सिंबल्स के साथ भी कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कई बारी एक बहुत बड़ा चैलेंज ला देती है, क्योंकि नॉन वर्बल भी एक बहुत सशक्त माध्यम है आपका कम्युनिकेशन का। आप किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में, शेप्स के माध्यम से या विजुअल एक दृष्टि के हिसाब से, सोशल स्किल में किस तरह से कम्युनिकेट जो एक साधारण उस एज का बच्चा या एडल्ट कर लेता है, वो ऐसे बच्चे नहीं कर पाते जिनमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो विजुअल परसेप्शुअल और विजुअल मोटर डेफिशिएट भी क्रिएट कर देती है। विजुअल परसेप्शुअल का मतलब है कि उसकी एबिलिटी ये समझने के लिए कि वो क्या देख रहे हैं। अब वो जो देख रहे हैं, अगर उसमें वो सही जजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए वो एक सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। इस तरह के बच्चे जिनमें विजुअल परसेप्चुअल या विजुअल मोटर डेफिशिएट नाम की एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये बच्चे की जो एबिलिटी है पढ़ने की या किसी चीज़ को हाथ से पेपर में ड्रॉ करने, इस एबिलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। मोटर से मतलब मेरा यहाँ पर है कि आप हाथ से या अपनी मूवमेंट से अगर किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, कोई शेप बनाकर या चल करके, मोटर एक्टिविटी, उसमें इन बच्चों के पास में एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पाते या चल के या अपने हाथ के मूवमेंट से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे आप देखेंगे कि जब वो क्रॉलिंग स्टेज पे होते हैं बचपन में, वहाँ उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की डिसेबिलिटी को हम बचपन के जो अलग अलग माइलस्टोन होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें पहचानें। और अगर हमको लगता है कि कहीं इस तरह की डिसेबिलिटी बच्चे में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जल्द से जल्द उसको काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास एक बार ज़रूर स्क्रीनिंग के लिए ले जाएं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की डिसेबिलिटी को हम कंपेयर करें दूसरी बीमारियों से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को कई बार हम लोग आम भूल में ADHD से भी कंपेयर करने लगते हैं, जिसमें बच्चे के पास अटेंशन नहीं होती और अटेंशन ना होने के कारण और दूसरे सिम्टम में उसके पास एक्टिविटी बहुत हाइपर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ADHD से कहीं से भी ओवरलैपिंग होती हो। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहा तो वो अटेंशन डेफिसिट है, और उसके कारण अगर वो थोड़ा चंचल है तो वो हाइपर एक्टिव है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो SLD से बिल्कुल अलग है। प्लीज़ इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिए, और अगर ये कन्फ्यूजन है तो उसको जल्दी से जल्दी किसी एक क्वालिफाइड काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिलकर दूर कर लीजिए। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो स्लो रीडिंग जो बच्चे की है उसमें वो उसके छोटे ग्रेड्स में 1, 2, 3 क्लास में बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ बच्चा पढ़ना सीख रहा होता है। और अगर उसी कंडीशन में उसके पास में ये लर्निंग डिसेबिलिटी है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, तो उसकी लर्निंग की जो कर्व है वो उतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी उस कंडीशन में दूसरे एक नॉर्मल बच्चे की होती है। दूसरा, उसको किसी भी चीज़ को समझने में अगर बहुत ट्रबल हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, वो क्या पढ़ रहे हैं उसको वो समझ में नहीं आ रहा, क्या वो लिख रहे हैं वो सेंटेंस को साफ साफ नहीं लिख पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी है स्पेलिंग में, एक साधारण सी स्पेलिंग भी अगर बच्चा अपने उस एज ब्रैकेट के हिसाब से नहीं जनरेट कर पा रहा, या उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसके एज के हिसाब से उसको आ जाने चाहिए, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, सब्सट्रैक्शन के, डिवीजन के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो अपनी एज के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या वो मैथ्स के छोटे कॉन्सेप्ट को भी एप्रीहेंड नहीं कर पा रहा, सीख नहीं पा रहा, तो ये सब आपको एक
अलार्म बेल की तरह रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और सबसे पहले आप कंसल्ट करें स्कूल में जहां बच्चा आपका पढ़ने जाता है, क्योंकि दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन एंड ऑन व्हाट सब्जेक्ट, कहाँ उसको दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर अंग्रेजी में वीक है तो वो मैथमेटिक्स में भी वीक होगा, नो। अगर मैथमेटिक्स में वीक है तो उसकी लैंग्वेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। तो कृपया ये ना सोचें कि अगर बच्चा आपका किसी भी एक तरह की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है तो उसका पूरा कैरियर ख़त्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी पर्सनल जानकारी में भी है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्सेल करते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे नॉर्मल बच्चों से कई आगे रहते हैं अगर उनको वो एक्सपोजर ढंग से मिलता रहे। अब ये तो मैंने आपसे अलग अलग विषय पे बात की कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के कितने सबसेट्स हैं और हर एक सबसेट किस फैकल्टी, ब्रेन की किस फैकल्टी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी उस फैकल्टी की लर्निंग कर्व जो है उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी उसकी दूसरे काउंटर पार्ट जो बच्चे हैं उनकी होनी चाहिए। अब इसका डायग्नोस कैसे हो? तो बच्चे में कम से कम ये जो किसी भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो सिम्टम हैं, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो हमको इस पे गौर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे में किसी भी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, मेंटल स्ट्रेस, घर की कंडीशन, स्कूल में अगर कुछ बुलिंग हो रही है उसकी वजह से उसकी लर्निंग कर्व स्मूथ नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है या अफेक्टेड है। नो, दैट विल नॉट बी द केस। हाँ, अगर ये उसके सिम्टम 6 महीने कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रहे हैं देन इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन। और ये जरूर मान लीजिए कि ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम हर एक बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा एक अलग नेचर का है, उसका ब्रेन सेम प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करता है, सेम कंडीशन को अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करके उसको रिजॉल्व करता है। तो हर एक बच्चे में किसी भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल एक लक्षण एक बच्चे में है तो अगले 10 बच्चों में सेम डिसेबिलिटी के लक्षण सेम रेंज में होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका पूरा क्योर ना हो। हाँ, ये जरूर है कि इसके सिम्टम को हम बहुत माइल्ड कर सकते हैं, इतना माइल्ड कर सकते हैं कि बच्चा अपने उस फैकल्टी को भी मैनेज कर सकता है, और जिन फैकल्टी में उसकी बहुत अच्छी काबिलियत है उसको तो वो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके अपने लिए सोसाइटी में, स्कूल में और घर में एक अलग पहचान बना सकता है। अब एक ऐसी भी बात है कि हमारे समाज में जो मेंटल हेल्थ है उसको एक स्टिग्मा के साथ में जोड़ देते हैं कहीं भी अगर हमको लगता है कि वी आर लैकिंग इन वन वे और अदर। तो ऐसा नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। इसको ध्यान से और तरीके से डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो प्राइमरी सेक्शन है इसी में इसको पहचान लिया जाए, स्क्रीनिंग किया जाए, स्पेशल एड्स के साथ में ट्रीट किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, थेरेपीज जो थेरेपी उनको उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए चाहिए अगर वो मिल जाए तो ये बच्चे आप ये मान के चलिए कि दे आर सेकेंड टू नन। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इस पे जानकारी देना चाहता हूँ। ये तो हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, पर अगर किसी बच्चे में ये है या डेवलप हो रही है या हो चुकी है तो उसके बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिक स्कीम निकाली है, एक यूनिक वेलफेयर पोर्टल है स्वावलंबन कार्ड.gov.in। यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको UDID भी बोलते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में
जैसे स्टेप उसमें बताए जाते हैं, आप अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में जाके बच्चे को डायग्नोस करवाइए, और डायग्नोस पे अगर वो डिसेबिलिटी प्रूव हो जाती है बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के थ्रू, तो आपको अपने बच्चे के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रमोट करती है, उसमें उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये जो यूडीआईडी कार्ड है, ये अगर 18 साल से पहले के बच्चों के लिए इशू होता है तो हर 5 साल में उसको रिन्यू करना होता है, और अगर ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इशू होता है तो वो परमानेंट कार्ड है, लाइफ लॉन्ग। अब इसके लिए डिसेबिलिटीज़ की मिनिमम 40% डिसेबिलिटी अगर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तभी ये कार्ड बनता है, और अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए इसके डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। और करीब जो यूडीआईडी का पोर्टल बोलता है उसमें करीब 21 कैटेगरीज अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की हैं जो इंक्लूड की हैं, जिसमें मैंने जो आपसे आज डिस्कस की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वो भी एक इसमें डिसेबिलिटी को 2016 के एक्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें कई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि अगर बच्चे को एग्ज़ाम में बैठना है जहां नॉर्मल बच्चा 2.5 घंटे में एक पेपर या 3 घंटे में पेपर कर लेता है, तो इन बच्चों को अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है और आपके पास में इसके सर्टिफिकेट और कार्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर बच्चा लिखने में असमर्थ है और ये प्रूवन है उसके यूडीआईडी कार्ड में और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, तो उनको सब्सक्राइबर भी मिलता है, उनको लिखने वाला भी एक व्यक्ति मिल जाएगा जो उनके स्टैंडर्ड से एक स्टैंडर्ड नीचे का होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसमें आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दे सकते हैं। swablambancard.gov.in को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और अगर उसका फ़ायदा आपके बच्चे को मिल सकता है तो ये उस बच्चे का एक राइट है जिसको आपको उसको देना चाहिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये स्टिग्मा नहीं है। अगर आपने बच्चे का यूडीआईडी कार्ड बनाया है तो ये इसके बेनिफिट के लिए है। कहीं भी दिमाग में ये मत लाइए कि आपके बच्चे को डिसेबल्ड चाइल्ड करके बोला या लिखा जा रहा है। अगर लिखा जा रहा है तो भी उसके मुकाबले उसको जितनी भी सुविधा मिल रही हैं, आने वाले टाइम में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्कीम को थैंक्स करेंगे। इसमें कई जगह नौकरी में रिजर्वेशन भी है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की डिसेबिलिटी है। कितने ही दिव्यांगजन हैं जो आज की डेट में शीर्ष पर पहुंचे हैं, आईएएस भी हैं, और कई ऐसी सर्विसेज में हैं जहां पर पहले आप और हम शायद इस डिसेबिलिटी के कारण अपने बच्चों को उस एरिया में जाने के लिए प्रमोट भी नहीं करते। तो आज की डेट में गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर सभी ने दरवाजे खोले हैं, बशर्ते आप उस डिसेबिलिटी को स्टिग्मा ना समझकर उसको मैनेज करें और उसकी जो दूसरी प्रतिभाएं हैं उनको उभारें और उसको प्रमोट करें। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई हो। अगले किसी एपिसोड में मैं बच्चों के ही स्पेसिफिक किसी दूसरे टॉपिक को लेके मेंटल हेल्थ पे फिर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और मेरे इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें आप मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेरे अपने प्रदेश उत्तराखंड पे भी कई ऐसे वीडियो देखेंगे जो आपको पसंद आएंगे और आप इंजॉय करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।